हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एपीओ का जो एग्ज़ाम साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो इस पेपर में आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन को भी हम हर बार की तरह राजभाषा सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन क्वेश्चन नंबर 110 से। तो राजभाषा सेक्शन का जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1960 ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस वॉज बेस्ड ऑन। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देखें यहाँ पे ऑप्शंस में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन रिकमेंडेशंस, जेपीसी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आर्टिकल 344 क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो एक्चुअली इसके पीछे की कहानी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बैकग्राउंड की, तो राजेंद्र प्रसाद एट द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट करा था मिस्टर बीजी खेर, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया था ऑन जून 7 1955 को विथ बीजी खेर एज इट्स चेयरपर्सन। आप सभी को पता होगा कि बीजी खेर वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इन्होंने मतलब इस कमीशन ने 31 जुलाई 1956 को रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है। फिर इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट द्वारा 1957 में टेबल किया गया इन द पार्लियामेंट। ठीक है। और जैसा कि पार्लियामेंट में क्या होती है, पार्लियामेंट में एक जेपीसी बनाई गई और उस जेपीसी का काम था कि यह जो रिकमेंडेशंस दिया गया है कमीशन द्वारा उसको एग्जामिन करना। तो कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड 10 मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 344 क्लॉज 4 of the Constitution to examine the recommendations of the first official language commission and to report their opinion thereon to the president। ठीक है। अब इस तरह से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करी 8 फरवरी 1959 को। ठीक है। 8 फरवरी 1959 को इस जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करी और इस बेस पर प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1960 ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पब्लिश किया गया। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर था 1960 का, उसमें यह बोला गया कि इंग्लिश शुड बी द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड हिंदी द सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज टिल 1965। तो 1965 तक इंग्लिश विल बी द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और हिंदी एक सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और आफ्टर 1965 the case will be reversed. That means Hindi will become the principal official language of the union and English should continue as subsidiary official language। ठीक है। और इसी तरह से हिंदी को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए आर्टिकल 351 को अटैच करने पर जोर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। दैट मीन्स आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग Hindi should so develop that it may serve as medium of expression for all the elements of the composite culture of India, ऐसा बोला गया। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1960 था, इसको भी आप याद रखिएगा यह टर्म 1960, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर ऑफिशियल लैंग्वेज पर कब दिया गया। तो 1960 में दिया गया। ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए इसको दिया गया। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, अवार्ड इन द नेम ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर बेस्ट फिक्शन राइटिंग इन हिंदी, बेस्ट ओरिजिनल राइटिंग ऑन रेलवे टेक्निकल सब्जेक्ट्स, बेस्ट ओरेशन इन हिंदी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा
बेस्ट ओरिजिनल राइटिंग ऑन रेलवे टेक्निकल सब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस टू स्टेट इन a region C or to any office or person in such state shall be in हिंदी, इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस का जो कम्युनिकेशन होगा वो है रीजन सी स्टेट्स के साथ जो होगा वो हमेशा इंग्लिश में होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एम्प्लॉय इज डीम्ड टू possess proficiency in Hindi if he has obtained first class marks in Hindi at a matriculation level. He has obtained 50% marks in Hindi at intermediate level. He has taken Hindi as an elective subject at a degree level or an equivalent or higher education. None of the above. ठीक है, तो एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 रूल नंबर 9 बोलता है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी को लेके। एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू पोसेस proficiency in Hindi if he has passed the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as medium of examination। एक तो ये पॉइंट हो गया। if he has taken Hindi as an elective subject in degree examination or any other examination equivalent to a higher than the degree examination। ठीक है, और he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस केस में इफ़ ही हैज़ टेकन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री और एन इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन एग्जामिनेशंस, तो ही shall be deemed to possess proficiency in Hindi. That means proficient in Hindi. So option number 3 is the right answer as per rule 9 of the official language rule 1976। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बात करी, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस टू अ स्टेट इन अ रीजन सी और टू एनी ऑफिस और अ पर्सन इन सच स्टेट शैल बी इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट्स के कम्युनिकेशंस हैं आपस में, ठीक है, उनके बीच में अगर डीलिंग की बात आती है तो रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 कहता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस जो कि रीजन ए के अंदर सिचुएटेड हैं, ठीक है, और उनका अगर कम्युनिकेशन किसी रीजन बी और रीजन सी से हो रहा है तो इस केस में दैट कम्युनिकेशन में भी इन हिंदी और इन इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पूछा जा रहा है द स्टेट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल ऑर्डिनरली बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ डैश डैश ऑफ द स्टाफ वर्किंग देयर ऑन हैव एक्वायर्ड सच नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की बात की जा रही है कि कोई भी स्टाफ है उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कब बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको लेके अगर हम बात करें तो रूल 10 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है, वह वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए बोल रहा है कि एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी if he had passed the matriculation or an equivalent or the higher examination with Hindi as one of his subjects। ठीक है, और the pragya examination conducted under the Hindi teaching scheme of the central government or when so specified by the government in respect of any particular category of post, any lower examination under the scheme or any other examination specified
ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर वह खुद अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि ही हैड एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ठीक है, तो इस केस में भी उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, और द स्टाफ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस shall ordinarily be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if 80% of the staff working thereon have acquired such knowledge। ठीक है, तो इस केस में 80% ऑफ द स्टाफ, याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, 80%, रूल 10 के अकॉर्डिंग जो है, अगर 80% ऑफ द स्टाफ वर्किंग देयर ऑन हैव एक्वायर्ड सच नॉलेज, तो इस केस में उसको ये घोषित कर दिया जाएगा कि ये जो भी ऑफिस है दैट हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो यहाँ ऑप्शन में 50, 60, 75 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। दैट मीन्स व्हाट 80% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, विच रूल्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 requires resolution, general order, rules, notifications, agreement, administrative and other reports or press communique etc to be published bilingually। ठीक है, तो हमने परसों के वीडियो में देखा था रूल 3 ऑफ 3, रूल 3 ऑफ 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 था, जिसके अंदर टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको बाइलिंगुअली पब्लिश करना होता है। ठीक है, और यह सेक्शन 3 ऑफ 3 जो आया था, सेक्शन एक्चुअल में यहाँ पे जो है तो सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर टोटल 9 सेक्शन है, ना कि रूल है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंदर रूल है। ठीक है, तो दे आर द सेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ 3 होगा, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बाइलिंगुअली पब्लिश करना होता था, और यह सेक्शन जो है यह इन्फोर्स हुआ फ्रॉम 26 जनवरी 1965 से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है हु वॉज द चेयर पर्सन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमने आपसे डिस्कस करा था, फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे वो जो कमीशन बनाया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दैट वाज द सो कॉल्ड राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा 7 जून 1955 को ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था, जिसको चेयर किया था श्री बीजी खेर। बीजी खेर द्वारा इसको चेयर किया गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 1957 को सबमिट करा था। सॉरी 1956, 31 जुलाई 1956 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करा था। ठीक है, प्रेसिडेंट को। तो बीजी खेर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउज फॉर अ लैंग्वेज स्पोकन बाय लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट and if they desired it may be also declared as the official language throughout the state। आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 347, आर्टिकल 350। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 347। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 6 and 7 of the Official Language Act 1963 when introduced did not apply to the which part of the country। ठीक है, नागालैंड, तमिलनाडु, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो एक्ट नंबर 9 है, सॉरी सेक्शन नंबर 9 है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 and 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 certain provisions not to apply to Jammu and Kashmir। So option number 4 is the right answer for this question। ठीक है, so option number 4 is the right answer। इसका आंसर क्या होगा, J&K। ठीक है, तो सेक्शन जो है 9 के अकॉर्डिंग यह
डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी 1965 फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन इंडिया। मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1965, इस डेट को हमने अभी डिस्कस करा था कुछ मिनट पहले। तो जो हमारा सेक्शन 3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का था वह 26 जनवरी 1965 से ही इन्फोर्स हुआ था। सो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, ऑप्शंस पर निगाह डालते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है डिक्लेयर्ड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। गलत है, हिंदी को डिक्लेरेशन मिला था ऑन 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, इट legislated the continuation of English language for official purpose of union and for use in parliament, introduced the three language formula, none of the above। तो 26 जनवरी 1965 को एक और लेजिस्लेशन आया था और इसके अकॉर्डिंग यह बोला गया था कि इट द लेजिस्लेशन द continuation of English language for the official purpose of the union and for use in parliament। ठीक है, तो इंग्लिश को भी जो है तो एज इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल पर्पज यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यूनियन में और पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है यहाँ पे, इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स मिस्टेक्स मोर देन डैश डैश परसेंटेज वुड रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि पर्सनल कंप्यूटर पर होने वाली स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में कितने प्रतिशत से ज़्यादा गलती मान्य नहीं है। 5%, 5%, 10%, 15%, 20%। ठीक है, 5%, 10%, 15% एंड 25%। तो इसका आंसर होगा दैट इज़ अ 10%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ अ 10%। 10% से ज़्यादा गलती जो है तो मान्य नहीं है। सो 10% इज़ द राइट आंसर। जैसा कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट जो होता है उसमें इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें जो स्पीड रहता है वह 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होता है इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, साथ में आपके पर्सनल कंप्यूटर पर हिंदी कृतिदेव या मंगल फॉन्ट जो होगा आपको अवेलेबल मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना होता है। और अगर आपने टेस्ट के दौरान ईच फुल और मेजर मिस्टेक करी है तो उस केस में यू विल लूज 1 मार्क्स, और हाफ और माइनर मिस्टेक करी है तो यू विल डिडक्ट हाफ अ मार्क। और इन सभी गलतियों को कंबाइन करके अगर वह गलतियां 10% से अधिक हैं तो इस केस में दैट वुड रिजल्ट अ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a candidate should have been an active scout or guide for at least dash years for becoming eligible to apply for scout and guide quota vacancy। तो इसके लिए दो कैंडिडेट को कम से कम जो है तो 5 साल तक एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कैंडिडेट शुड हैव बीन एन एक्टिव स्काउट और गाइड फॉर एटलीस्ट 5 years फॉर बिकमिंग एलिजिबल टू SNG कोटा वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा है, व्हेन अ पर्सन रेंडर्ड सरप्लस इज रीडिप्लॉयड ही कैन नॉट हैव पे प्रोटेक्शन व्हेन ही रिक्वेस्ट फॉर लोअर ग्रेड पोस्ट डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ मैचिंग स्किल वैकेंसी, देयर आर नो वैकेंसी इन कैटेगरीज वेयर ही इज सुइटेबल टू बी रीडिप्लॉयड, his erstwhile junior colleagues have been redeployed before him, none of the above। तो कोई पर्सन है when rendered surplus when a person rendered surplus is redeployed, he cannot have pay protection when he requests for lower grades post despite availability of matching skill vacancy। So option number first is the right answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है द CPIO चीफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर sorry it will be a central public information officer, sorry, public information officer, because question is regarding RTI. So there will be a central public information officer. Central public information officer is required to provide the information sought under RTI Act or reject the request with reasons within dash days from the receipt of application when third party is involved. ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 40 डेज. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. So for PIO या CPIO to reply to application if third party is involved is 40 days from the receipt of application. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, for matters involving life and liberty, the time limit for the PIO to provide information is 48 hours. तो जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर है, तो इस केस में जो टाइम लिमिट दिया हुआ है PIO को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वह केवल 48 आवर्स का है एज पर द RTI एक्ट 2005. ठीक है. इसके अलावा इन जनरल जो है फॉर CPIO और PIO टू रिप्लाई टू द एप्लीकेशन इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. For participation of Indian Railways personnel in meditation, yoga, spiritual and other related programs, maximum special CL कितने दिन का अलाउ है यहाँ पे? 5 days, 7 days, 9 days, 10 days. तो इसका आंसर हो जाएगा 9 days. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इस केस में स्पेशल CL अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 9 days including 4 days journey time would be allowed once in a year for one such program. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, और स्पेशल पास भी इसके लिए दिया जाएगा वंस इन अ ईयर टू सच अ रेलवे एम्प्लॉय हु हैज़ ग्रांटेड स्पेशल CL बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर. इसमें कोई TA और DA जो है तो पेएबल नहीं होगा. ठीक है. नो प्रोग्राम फी वुड बी पेएबल बाय रेलवेज. इसके लिए कोई रेलवेज द्वारा कोई प्रोग्राम फी नहीं लिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 95. नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत 2030 तक, ठीक है, जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था फॉर क्लाइमेट चेंज, तो उसके अंदर जो है तो भारतीय रेलवे मौसम के बदलाव के लिए उसका भागीदारी कितना होगा. ठीक है. ये पूछा गया था. INDC प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 45% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the units of SCR have not qualified for best MPR depot oblique unit as per E&R reports for quarter April to June 2020. ठीक है. TPTY for coaching depot mechanical less than 300 coaches. H/B for TRD non-suburban. SC for divisional hospital. GNT for PV less than 2250 ETKMS. ठीक है. तो यहाँ पे सिकंदराबाद, गुंटूर, हैदराबाद और यह है तिरुपति. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा गुंटूर.
So option number 4 is the right answer. Guntur for PV less than 2250. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, A railway servant is eligible to proceed on deputation to an entity controlled by state government on spouse ground after how many years of the regular service. ठीक है, तो a railway servant that has completed 6 years as a regular service, ठीक है, तो इस केस में he become eligible to proceed on deputation to an entity controlled by the state government on spouse ground. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस कैन नॉट बी फिक्स्ड विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ डेपुटेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, HRA, CEA दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, LTC लीव ट्रेवल कंसेशन और लीव रूल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा लीव रूल्स. ठीक है, अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो लीव रूल्स होता है बेसिकली दैट इज रेगुलेटेड बाय रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1949. ठीक है, तो रेलवेज में लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1949 के तहत लीव रूल्स रेगुलेट होते हैं. और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूल 503 दैट इज राइट टू लीव. ठीक है, तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का रूल 503 है, उसके अकॉर्डिंग लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट एंड लीव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट इट. It shall not be open to the authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the railway servant. ठीक है, सो रूल 503 को भी याद रखिएगा, राइट टू लीव को लेके है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91. The joint committee to resolve issues of package and career progression of trackmen formed in 2011 did not give one of the following recommendations. ठीक है, तो पैकेज एंड करियर प्रोग्रेशन ऑफ ट्रैकमैन्स को लेके एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी. ठीक है, जिसका रिकमेंडेशंस उन्होंने 2011 में दिया. इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मर्जर ऑफ की मैन, ट्रैकमैन, ट्रॉली मैन, गेट मैन इन ग्रेड of 2610 3540 and 2650 3490 2750 4400 इन वन कैटेगरी, यह रिकमेंडेशंस जो है तो इस कमेटी ने नहीं दी है. ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिंग 4 टायर स्ट्रक्चर इन ट्रैकमैन कैटेगरी TM1 टू TM4 यह बोला है. वॉशिंग अलाउंस टू ट्रैक मेंटेनर्स इन अ ग्रेड पे 1900 एंड बिलो को वॉशिंग अलाउंस मिलेगा. स्पेशल अलाउंस टू मैन इंजीनियरिंग गेट्स एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ. ठीक है, तो ये स्पेशल अलाउंस की रिकमेंडेशंस जो है इन्होंने करी थी. ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर रेलवे बोर्ड्स ऑर्डर जीरो बेस्ड रिव्यू ऑफ ट्रैक मैन रिक्वायरमेंट इज टू बी डन बाई PCE, PCPO एंड PFA एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अप्रैल. दैट मीन्स व्हाट, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एज पर द रेलवे बोर्ड्स ऑर्डर जीरो बेस्ड रिव्यू ऑफ ट्रैकमैन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इज डन बाय PCE, PCPO एंड PFA. इसको भी याद रखिए. ठीक है, कि इस रिव्यू को किसको द्वारा किया जाता है. ठीक है, तो यह PCE, PCPO और PFA द्वारा किया जाता है हर वर्ष 1 अप्रैल को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है, प्रोविजनरी IRPS ऑफिसर ज्वाइंस नायर फॉर फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑन 1 जनवरी 2020. After completion of probation period, he reports to SCR headquarters on 1 July 2021
and is posted as APO on 15th July 2021 and is subsequently confirmed. The date of appointment to the post of APO is reckoned as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस में उसका फाउंडेशन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2020 से, और वह रिपोर्ट कर रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। ही रिपोर्ट्स टू SCR हेडक्वार्टर ऑन 1 जुलाई 2021 and is posted as APO on 15 July 2021 and is subsequently confirmed. The date of appointment to the post of APO is reckoned as 1 January 2020, 1 July 2021, 15 July 2021 and none of the above। ठीक है, तो इस केस में जो इसका अपॉइंटमेंट पीरियड है दैट इज 1 जनवरी 2020 एज अ प्रोविजनरी IRPS ऑफिसर। ठीक है, तो उस डेट को एज अ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ APO रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। So post info app is meant to facilitate submission of annual life certificate। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, एवरी रेलवे सर्वेंट पेंशनर हैज़ टू सबमिट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट मतलब जीवन प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, तो वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जो है तो प्रत्येक जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है उसको इन द मंथ ऑफ नवंबर सबमिट करना होता है फॉर द फर्दर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेंशन। ठीक है, तो इसके लिए जो है तो बहुत सारे साधन जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस द्वारा, या हम बोलें मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है एक साधन है वह पोस्ट इन्फो ऐप के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, पोस्ट इन्फो ऐप जो है बेसिकली यह इंडिया पोस्ट के द्वारा दी गई सुविधा है या पोस्ट इन्फो ऐप है। ठीक है, India Post Payment Bank of Department of Post along with the MeitY have successfully launched the initiative of the Department of Pension and Pensioners Welfare। ठीक है, तो जिसके तहत इन्होंने एक पोस्ट इन्फो ऐप को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An inquiry report under D&AR proceedings need not contain one of the following: defense of the railway servant, opinion of the controlling authority, assessment of the evidence on each article, finding on each article with reasons। तो इसका आंसर आ जाएगा ओपिनियन ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुपर नुमेरेरी पोस्ट। स्पेसिफिक ड्यूटीज आर अटैच्ड टू द पोस्ट, can lead to excess over sanction strength, it is personal to the holder of the post, it can be created without financial concurrence, so it is a personal to the holder of the post। So option number 3 is the right answer as per the supernumerary post। Next is under which of the rules the competent authority is president or governor alone। Rule 14(1), Rule 14(2), Rule 14(3 and ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा रूल नंबर 14 क्लॉज 3। इसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 14 जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 है वह कहता है स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। ठीक है, रूल नंबर 13 वाज द कॉमन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और रूल नंबर 15 इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग रेलवे सर्वेंट्स लेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो रूल नंबर 14 की अगर बात करें स्पेशल प्रोविजंस इन सर्टेन केसेस की, तो उसका जो क्लॉज 3 है वेयर द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इन इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के अंदर, जैसा इंक्वायरी का प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को यह लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इस केस में
president is only the competent authority alone. Okay, so option number 3 is the right answer. Next question है, works committee is constituted as settlement machinery at establishment having 50 workers, 75 workers, 100 workers, none of the above. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 वर्कर्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Every employer should form a works committee if they have more than 100 employees in the organization. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83. Which of the temporary posts created for different time periods will require reservation rules for filling up? तो यहाँ पे टेम्परेरी पोस्ट की बात की गई है, दैट विल रिक्वायर रिजर्वेशन रूल्स फॉर फिलिंग अप. So the post created for the period that is from 1st January 2022 to 15th February 2022. So option number B is the right answer for this question. Next question पे आते हैं. पूछा गया, which are the following notices need not to be displayed under provisions of Factory Act? Number of maximum worker working, abstract of the act, number of the men and women workers, notice of the rest day. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द मेन एंड वुमेन वर्कर इज द राइट आंसर. ठीक है, इट नीड नॉट टू बी डिस्प्लेड अंडर प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पूछा है, premises would qualify to be called as a factory act under Factory Act 1948 if 10 workers worked on any day during last 12 months and manufacturing process is carried out with aid of the power. ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्कर्स वर्कड ऑन अ डे ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स. ठीक है, कम से कम जो है तो 10 वर्कर्स जो है तो उस वर्क प्लेस पे काम करते रहने चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 12 डेज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट विथ एड ऑफ पावर. ठीक है, तो इस केस में जो है तो उसको एज अ फैक्ट्री बोला जाएगा एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं. अ रफ ऑडिट नोट रिगार्डिंग इरेगुलरिटी ऑफ 8 lakhs if not disposed of within stipulated time will result in audit note point 1, audit note point 2, draft para and none of these. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑडिट नोट पॉइंट 2, सॉरी ऑडिट नोट पॉइंट 1. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द एस्टिमेट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंक्लूजन ऑफ एन आइटम इन द वर्क्स प्रोग्राम? डिटेल्ड एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच आर द कॉस्ट इज नॉट टू बी बोर्न बाय द इंस्टीट्यूट्स इन रेलवेज? Cost of electric installations like fans, cost of electric consumption by the institute, cost of the maintaining the lawn, cost of the watering in the institutes. So cost of the electric installation like fan etc is not to be borne by the institutes in railways. Next question is, who is not competent to declare an untoward incident as a railway disaster? PCOM, GM, AGM, PCSO. तो इसका आंसर हो जाएगा PCOM. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. An employee proceeds on study leave on 1st June 2021. He is entitled to get HRA in normal course till
what time after which specified request to be moved। ठीक है, तो 1 जून 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक, ठीक है, ही विल गेट HRA एट द नॉर्मल रेट। ठीक है, he will he is entitled to get HRA in normal course till after 28 December 2021 he will not get HRA। okay, next question is a framework for role activities and competencies pertains to preparatory work for the frameworks of role activities and competency। तो यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेमवर्क फॉर रोल एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी किससे संबंधित है। तो फ्रेमवर्क फॉर रोल एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसी pertains to preparatory work for मिशन कर्मयोगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सस्पेंशन अंडर D&A रूल 1968 कैन बी एक्सटेंडेड एट द टाइम बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डू सो। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 180 डेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय PIO। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इफ़ अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय PIO which is concerned with the third party, the PIO shall give a written notice to the third party asking for his views within how many days। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ 5 days। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज अ 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज last come first go is the fundamental principle guiding staff cutback as per the provision of the Trade Union Act, Industrial Dispute Act, Payment of Wages Act, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो यह जो प्रिंसिपल है लास्ट कम फर्स्ट गो, दैट इज इसको हम अगर बात करें तो इन जनरल लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो। तो लीफो प्रिंसिपल जो है यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 25G के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 25G के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इस केस में इफ़ अ केस ऑफ रिट्रेंचमेंट इज मेड आउट, तो जब कभी भी छटनी का केस बनता है, अगर किसी रिट्रेंचमेंट करना होता है मतलब छटनी करना, ठीक है, तो इफ़ अ केस ऑफ रिट्रेंचमेंट इज मेड आउट द एम्प्लॉयर हैज़ द पावर टू डिसाइड विच एम्प्लॉय शुड बी रिट्रेंच्ड। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के पास ये पावर होगी कि किस एम्प्लॉय की छटनी करना है, वो इसकी पावर एम्प्लॉयर के पास होगी। ठीक है, तो लीफो प्रिंसिपल जो होगा दैट इज गाइडिंग स्टाफ कट बैक एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी एज पर द, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द करेक्ट ऑर्डर फॉर साइज ऑफ एलोकेशन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड अंडर डिफरेंट हेड्स। तो स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर जो है टोटल 800 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो एलोकेशन है, करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है साइज ऑफ एलोकेशन का। ठीक है, तो टोटल 15 हेड हैं। 15 हेड के अंदर जो है 800 रुपीज़ को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें सिकनेस एंड रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस, इसके लिए जो है तो 110 रुपये का प्रोविज़न है, यहाँ पे एलोकेशन है। 110 रुपये का एलोकेशन किया जाता है सिकनेस एंड रिलीफ ऑफ स्ट्रेस के लिए, डिस्ट्रेस के लिए। और स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, इसके लिए जो है इसके लिए भी 110 रुपये का ही प्रोविज़न है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फॉरवर्ड्स ऑफ नॉन ग्रेजुएट रेलवे सर्वेंट्स,
हैविंग अ ग्रेड पे 2400 एंड अबव। तो इस केस में 116 रुपये का जो एलोकेशन है, यह सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज़ मेड इन द स्टाफ बेनिफिट फंड। ठीक है, तो सिकनेस एंड रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस के लिए 110 रुपये। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, इसके लिए भी 110 रुपये का प्रोविज़न है। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स एंड क्लब्स, इंस्टीट्यूट्स एंड क्लब्स के लिए जो है तो 36 रुपीज़ का प्रोविज़न्स किया गया है। ठीक है, दैट इज रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एट इंस्टीट्यूट्स एंड क्लब्स, तो इसके लिए 36 रुपीज़ है। और स्पोर्ट्स के लिए अगर बात करें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए 30 रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर जो होगा करेक्ट ऑर्डर दैट इज़ अ ऑप्शन नंबर 4 ही इसको फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसेसेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री इन द रेलवे हॉस्पिटल। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट फॉर डेंटल एलिमेंट, ब्रिज एंड क्राउन वर्क फॉर डेंटल एलिमेंट, स्किन ट्रीटमेंट फॉर अटेनमेंट फेल कॉम्प्लेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट फॉर डेंटल एलिमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बेनिफिट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑफ इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस फॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन। दैट इज second child birth results in twin being born, sterilization operation fails and results in childbirth, employee suffers huge financial loss, and all of the above। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर दैट एम्प्लॉय सफर्स ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, अगर कर्मचारी को भारी आर्थिक नुकसान होता है तो इस केस में उसको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बेनिफिट से अवेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, which are the following provisions is not correct regarding grant of children education allowance? They are applicable to all employees without any pay limit with effect from 1st December 1987। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑल चिल्ड्रन विदाउट लिमिट ऑफ नंबर आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट, ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन को ही जो है मिलता है यहाँ पे जो CEA मिलता है। ठीक है, वेर बोथ स्पाउसेस आर एम्प्लॉयज ओनली वन ऑफ देम कैन ड्रॉ द बेनिफिट, बिल्कुल सही है। द बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर द एकेडमिक इवन व्हेन एम्प्लॉयज पुट अंडर सस्पेंशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? If the training period is curtailed in exigencies of services, the beneficiaries get benefit of regular pay scale। ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग पीरियड जो है curtailed होता है in exigencies of services, then the beneficiaries get benefit of regular pay scale is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is wrongly stated? Office staff is entitled for 16 days holidays। Act apprentice entitled for 12 leave with full entitlement। Maximum special casual leave on account of cultural activities is 30 days। Male employees are entitled for 7 days special CL on account of sterilization operation। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, दिस इज द रॉन्गली स्टेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेल एम्प्लॉयज आर इंटाइटल फॉर 6 डेज स्पेशल CL। ठीक है, तो ऑन द अकाउंट ऑफ वॉट वैसेक्टमी ऑपरेशन अगर फर्स्ट ओकेजन करा रहा है तो वह 6 डेज के लिए एलिजिबल होगा, और वैसेक्टमी ऑपरेशन सेकेंड ओकेजन के लिए भी 6 डेज के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन ऑफ वाइफ के लिए 7 डेज स्पेशल CL जो है तो इसका प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिसबर्समेंट ऑफ एलोकेशन अंडर विच आर द फॉलोइंग हेड्स ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड इज नॉट डिसाइडेड बाय रेलवे बोर्ड। स्काउट्स एंड गाइड्स, स्पोर्ट्स, सपोर्ट टू फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड
एम्प्लॉय रिलीफ फॉर नेचुरल कैलामिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सपोर्ट टू फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस पीरियड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर ग्रुप ए प्रोविजनरी ऑफिसर्स ऑन ईदर साइड इज 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाता है यहाँ पे फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर ग्रुप पे प्रोविजनरी ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज पूछा जा रहा है विच आर द गिवन ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी व्हेन एंट्री डेट इनटू ग्रेड इज सेम फॉर 2। तो डेट ऑफ एंट्री इन सक्सेसिव नेक्स्ट बिलो ग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द डेट ऑफ बर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डेट ऑफ एंट्री इन सक्सेसिव नेक्स्ट बिलो ग्रेड्स एंड देन डेट ऑफ बर्थ। सो फर्स्ट ए देन बी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। पूछा जा रहा है एन ASM assistant station master in level 7 after grant of first MACP will be entitled for NHA applicable to which level। तो लेवल 7, लेवल 6, एवरेज ऑफ लेवल 6 एंड लेवल 7। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज लेवल 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई ASM जो लेवल 7 में है जो कि बना है पहला MACP लेके, ठीक है, तो उसको जो NHA मिलेगा वो है लेवल 6 का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपैशनेट अलाउंस। तो रिक्वेस्ट फॉर कंपैशनेट अलाउंस कैन बी मेड बाय फैमिली ऑफ द एक्स एम्प्लॉय। बिल्कुल सही है। इट कैन बी कंसीडर्ड इवन इफ सर्विस रिकॉर्ड इज नॉट ट्रेसेबल बीइंग ओल्ड केस। It should not be more than 2/3 of the full pension or gratuity or both. It should not be allowed if he was removed dismissed on account of dishonesty। तो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इट कैन बी कंसिडर्ड इवन इफ सर्विस रिकॉर्ड इज नॉट ट्रेसेबल बीइंग ओल्ड। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड शुड बी ट्रेसेबल। What is the not true regarding compulsory retirement pension as a result of penalty? It is payable only if minimum qualifying service is more than 10 years. It can consist of partial pension. It can consist of partial gratuity. It cannot have both pension as well as gratuity। ठीक है, तो जब भी केस आता है कंपलसरी रिटायरमेंट का तो इस केस में इट कैन नॉट हैव बोथ पेंशन एज वेल एज ग्रेचुटी। ये जो प्रोविज़न है इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। ठीक है, ठीक है, इट कैन कंसिस्ट ऑफ पार्शियल पेंशन एज वेल एज पार्शियल ग्रेचुटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपलसरी रिटायरमेंट। ठीक है, कि ऐसा बोले कि कुछ भी पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो 54 मिनट का हो चुका है, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो 55 मिनट का ये वीडियो मैं देखता हूँ आप कितने लोग देखते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं और वीडियो का रिस्पांस कैसा रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से अगर कोई जुड़ी कोई गलती है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में निर्देशित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।